So we have continuous data, then we have to see whether it is normal or skewed. If it is normal, then we will apply t test. if there are two groups, अगर दो ग्रुप्स होंगे तो फिर हम उस पे टी टेस्ट अप्लाई करेंगे दो ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, सो दे आर कंपेयरिंग दैट मीन आर इक्वल। इनका जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, मीन आर इक्वल। ठीक है, अगर पी वैल्यू 0.05 या उससे लेस आएगी तो हम कहेंगे कि मीन्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो दीज आर दी टी टेस्ट, हमने इसको अप्लाई करके देखा है। ठीक है, तो जूं जूं पॉपुलेशन बड़ी या सैंपल आपका बड़ा होता जाता है, जितना सैंपल आपका इंक्रीज होगा आपका डाटा ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। वो बेल शेप कर्व भी बनाता है क्योंकि उसके अंदर आउटलायर्स जो हैं, दोनों एक्सट्रीम वाले जो हैं वो कम हो जाते हैं। बेल शेप कर्व मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद होगी। बेल शेप कर्व इस तरह की कर्व होती है। ठीक है, इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो कम होती हैं, मीन वैल्यूज़ आर ग्रेटर। फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ हाइट, if these are marks, then we know the mean marks they would be more in population, या हमारे सैंपल के अंदर ये अगर बड़ा सैंपल होगा तो ये ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जैसे हर एक पैरामीटर अगर हम पूरी पॉपुलेशन का करें, कोई भी पैरामीटर दैट इज कंटिन्यूस वेरिएबल दैट इज प्रिवेलिंग इन द होल पॉपुलेशन, कोई एक करेक्टरिस्टिक, तो उसका जो बेल अगर हम उसको प्लॉट करें तो इसी तरह की बेल शेप कर्व बनाएगी, चाहे वो हाइट है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे कोई हार्मोन है, चाहे कोई उसमें जो है वो कोई और मेडिकल का किसी और कोई भी और तरह का पैरामीटर है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं दैट आर कंटिन्यूस दे वुड मेक अ बेल शेप कर्व। पूरी पॉपुलेशन को अगर हम करेंगे तो वो बेल शेप कर्व ही बनाते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर एग्जांपल द मार्क्स दैट आर नियर टू जीरो दे वुड बी लेस, and the marks that are near to 100 they would be less. On average marks would be more in class or in school or in larger population। इसी तरह से हाइट का हमने एग्जांपल ली थी कि सर ये क्या? कंटिन्यूस डाटा में बेल शेप कर्व का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। तो कंटिन्यूस डाटा का कोई भी वेरिएबल अगर आप पूरी पॉपुलेशन का लेके उसको प्लॉट करेंगे तो वो हमेशा बेल शेप कर्व बनाता है। ठीक है, उसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं वो बहुत कम होती हैं, मीन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मीन दी सेंट्रल वैल्यू, दी वैल्यूज़ दैट आर नियर टू सेंटर। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि 60% वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज हैविंग 30% एंड दोज हैविंग 90%, उनसे या 80%, उनसे ओके ज़्यादा सर। जो है वो 60% वाले क्लास में लोग होते हैं। इसी तरह से हाइट हमने कहा कि 4 फीट वाले, 3 फीट वाले बहुत कम होंगे। इसी तरह 7 फीट एंड मोर, 6 फीट दे वुड बी लेस। ऑन एवरेज दे वुड बी 5.5 और 5.6, यहाँ पे जो लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो हमारी पॉपुलेशन का अगर हम कोई भी कंटिन्यूस डाटा उठा के वेरिएबल प्लॉट करें तो वो इसी तरह की कर्व बनाता है। ठीक है, सेंटर में इसके मीन होता है। सो हम जो सैंपल ले रहे हैं हम चाह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली ऐसा ही प्लॉट करे, लेकिन सैंपल क्योंकि छोटा होता है तो उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, और फिर हम सैंपल को लार्ज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा हों ताकि वो मिलती जुलती कर्व बना सके। ठीक है, सो अगर हमारा सैंपल ज़्यादा होता जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या होता है, देन इट वुड बी कन्वर्टेड, डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इसमें नॉर्मल डाटा के अंदर। तो जितना बड़ा डाटा होगा उसको प्लॉट करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। उसकी नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, हम उसमें नहीं जाते। आप जस्ट प्लॉट करके देख सकते हैं कि आपका डाटा अगर बेल शेप कर्व बना रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो नॉर्मल है। अगर वो नहीं बना रहा तो देन इट इज़ कॉल्ड एज स्क्यूड। स्क्यूड मीन इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से एक तरफ, किसी एक तरफ को ज़्यादा जो है वो कर्व जो है वो बेंड हुई होगी। ठीक है, सो if it is normal or the data is large,
sample is large, then we can, and there are two groups, we would apply uh, t-test. And if we are taking data from same set of samples, एक ही जो हमारे सैम्पलिंग यूनिट है उनसे डाटा ले रहे हैं बिफोर एंड आफ्टर, then we will would apply pair t-test. If it is of different people or different individuals, then we would apply non-paired t-test. अगर हमारे ग्रुप्स दो से ज़्यादा हो जाएं, तो कोमल ने पूछा अगर ग्रुप ज़्यादा हो जाएं, फॉर एग्जांपल वी हैव एज ग्रुप, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, फॉर एग्जांपल इट इज़ Yes, sir. लो, High, मीडियम middle, mid, yeah, mediocre. and then high. So if we have this condition and we have to, we say that people that are of low socio-economic status, they are young people because they have not started earning yet. ठीक है, हमारा ये hypothesis है, तो हम क्या कर सकते हैं, we would Okay. add here for example, हम यहाँ पे जो है वो एक और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का ऐड कर लेते हैं. So it is like low, medium, high, low, medium. अगर हमारे पास ये Sir, low, medium, low. तो जाहिर है ये डिफरेंट लोगों का है ना, Okay, okay. ठीक sir, ठीक. डाटा तो डिफरेंट लोगों का, इंडिविजुअल्स का, तो हमें नहीं पता कि किसका जो है वो क्या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है. तो अब अगर हम इसको सॉर्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बेसिस ऑफ कॉलम एफ, गोइंग टू सॉर्ट इट. तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई, हमारे पास हाई वाले आ गए, हमारे पास लो वाले आ गए, और हमारे पास मीडियन वाले आ गए, मिडल वाले. सो इट इज, Okay, sir. यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, फिर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया. ठीक है, अब हम एज का एवरेज लेके देखते हैं कि एज इन ग्रुप्स में, तीन ग्रुप्स में कैसा बिहेव करती है. सो अगेन इट इज 19 months. दो का मीन नहीं होता, आपको मीन के लिए एटलीस्ट तीन वैल्यूज चाहिए होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दो का ही मीन कर लेते हैं. सो वी गॉट दिस दैट द पीपल दैट हैव हाई इनकम, दे देयर एज इज 19.67 ईयर, और जिनके मीडियन मीडियम इनकम है या क्लास है वो 19.53, और जिनकी लो है दे हैव ग्रेटर एजेस 23.15. ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंसेस हैं ये बाय चांस हैं या ये स्टैटिस्टिकल हैं, पॉपुलेशन में इसी तरह एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम अपने सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में ही इन्फ्रेंस ड्रा करना चाहते हैं. सो व्हाट वी वुड डू, देन we can apply another test that is called as analysis of variance. If we have more than two groups, now we have three groups of data. Now for तीन groups हैं, low, medium and high. High. So it is like, I should come here. So we have these three groups. Now what we do analysis of variance when we have three groups. So this Excel, it can perform analysis of variance, but it can only perform analysis of variance without post hoc. वो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या. So we have analysis of variance or ANOVA, single factor,
We have ANOVA 2 factors with replication, ANOVA 2 factor without replication. In this case, we Okay. have only one factor. ऐसे ही है ना या ज़्यादा है? Yes. फैक्टर क्या है? इट इज़ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. Yes. ठीक है, तो हम उस फैक्टर को करना चाह रहे हैं. सो वी वुड अप्लाई इनोवा सिंगल फैक्टर. Single सो factor. वी हैव दिस इंटरफेस एंड वी हैव टू ऐड दी वैल्यूज़. हमने इसके अंदर जो है वो वैल्यूज सेलेक्ट करनी है. डाटा कहाँ पे है? अगर हमने लेबल सेलेक्ट किए हुए हैं तो फिर हम इसको चेक करेंगे, अदरवाइज हम इसको अनचेक कर देंगे. और डाटा इज़ इन कॉलम्स. अगर ये अपने डाटा रो वाइज किया होता अरेंज तो हम रोज़ को सिलेक्ट करते. अगर लो, मीडियम, मीडियम और हाई इस तरह से हमने लिखा होता और आगे तीन रोज़ के अंदर हमने डाटा दिया होता तो हम इसको रोज़ को सिलेक्ट करते. देन अल्फ़ा इज़ अगेन 0.05. So output range we gave it like this here should be given. आप इसको अलग वर्कशीट पे भी कर सकते हैं, नई वर्कबुक पे भी कर सकते हैं. So when we apply OK, so we will get this summary of ANOVA table. Here we can see. So it is a little bit different than t-test. In case of t-test, it was comparing Yes. the mean values, but analysis of variance is comparing variance, how much values are varying from each other. एक दूसरे से कितना वेरी करती हैं वैल्यूज, उसको इसने कंपेयर किया. तो यहाँ पे हम देखें तो कॉलम वन का एवरेज दिया हुआ है. It is 19.67, then 19.53, and then is 23.15. Then it has given variance. इसने variance दिया हुआ है. ANOVA stands for analysis of variance, so it would tell us their variance is different or not. On the basis of variance, it would uh, draw conclusion that their means are different or not. So if we see there are between groups and within groups differences, so we have these values. We are concerned with these values, that is f test and the p-value. What does f test do? It would compare. F test actually is analysis of variance. It would divide variance of one group with variance of second group. इस तरह से ये डिवाइड करता है वेरिएंस को. ठीक है, एफ टेस्ट. सो वी हैव दिस p-value. P-value is 0.829312. It means it is greater than 0.05 that we kept for alpha. So if we repeat this test, what is this p-value telling? If we repeat this test 100 times, 82 times or 83 times, if we uh, do it rounding off, then it would be 83 times the values, they would be different than these values. इस तरह के मीन हमारे पास नहीं आएंगे. ठीक है, Sir, why we repeat? वी रिपीट इन ऑर्डर टू गेट. हम रिपीट तो नहीं कर सकते ना. ठीक है, हम स्टैटिस्टिकली इसको रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, एक्चुअली हम पॉपुलेशन के बारे में Okay. कब कंक्लूड कर सकते हैं? जब हमारे पास सैंपल बहुत बड़ा हो या पूरी पॉपुलेशन हो. ऐसे ही है ना. तो हम पूरी पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं कर जी सकते. सर. हम पूरी जो है ना वो हम इतने सैंपल भी नहीं कलेक्ट कर सकते. 100 टाइम्स हम सैम्पलिंग नहीं कर सकते. ऐसे ही है ना. लेकिन हम स्टेटिस्टिकली देखते हैं कि अगर हम जी 100 सर. टाइम सैम्पलिंग करें तो इसका मतलब है पूरी पॉपुलेशन तकरीबन कवर हो जाएगी. ऐसे ही है. तो अगर हम 100 टाइम करें तो क्या यही ठीक वैल्यू सर. आएंगी या नहीं आएंगी? ठीक है, तो ये हमारा जो टेस्ट है ये बता रहा है कि अगर हम इसको 100 टाइम रिपीट करें तो 83 टाइम्स वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आएंगी. ठीक है, तो जो हम कहते हैं कि अगर 5 टाइम्स Okay, sir. डिफरेंट आए तो फिर ठीक है, आप मान लेंगे. हम कहेंगे कि ये वैल्यूज आई हैं, बाय चांस 5 टाइम्स डिफरेंट आ सकती हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 83 टाइम्स ही डिफरेंट आ रही हैं. इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन के मीन्स ये नहीं है जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं. हमें लग रहा है कि लो वालों की यही ज़्यादा होती है, मीडियम वालों की उससे कम, और फिर हाई वालों की हाई वालों की उससे कम, और मीडियम वालों की सबसे कम एज है.
तो यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है, लेकिन ये हमें बता रहा है कि क्योंकि 83 टाइम्स अगर हम 100 टाइम रिपीट करें 83 टाइम डिफरेंट आएंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास आएंगे दे आर बाय चांस, दे आर आल्सो बाय चांस। सो वी वुड से दैट आवर टेस्ट इज नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट आ जाता, वैल्यूज जो है पी वैल्यूज 0.05 या इससे कम होती, तो फिर हम क्या करते, देन अगर ये 0.05 या उससे कम होती, तो अब फिर हमारे लिए इशू ये था कि इन दो के दरमियान डिफरेंस है, लो और मीडियम के दरमियान, या मीडियम और हाई के दरमियान डिफरेंस है, या लो और हाई के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, हो सकता है किसी दो में डिफरेंस होता, हो सकता है तीनों में डिफरेंस होता। तो ये तो हमें एक क्रूड पी वैल्यू मिली है कि इन वैल्यूज के अंदर डिफरेंस है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि दो के अंदर, किसी दो के अंदर डिफरेंस है या तीनों के अंदर ही डिफरेंस है। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, देन वी अप्लाई अनदर टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट हॉक टेस्ट। पोस्ट हॉक टेस्ट हम अभी नहीं करने जा रहे, एक्सेल कर भी नहीं सकता, लेकिन पोस्ट हॉक टेस्ट आप यही समझे कि इट इज अ टाइप ऑफ टी टेस्ट। वो क्या करेगा, इट वुड कंपेयर लो विद मीडियम, then would compare low Okay. with high, then would compare medium with high, and then compare the rest of two if there are। तो ये दो दो की वो बना के ग्रुपिंग उनको आपस में कंपेयर कर लेता है। ठीक है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते क्योंकि आप लोग इससे पहले के परेशान हो जाएं। सो Okay, sir. तो ये ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं आप लोग। नहीं सर। अच्छा, सो वी हैव, इफ वी हैव मोर देन टू ग्रुप्स, अब टू ग्रुप से ज़्यादा जितने भी हों, 3 हो, 4 हो, 10 हो, हम उसके ऊपर एनोवा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एनोवा कुड बी सिंगल फैक्टर, Okay. एनोवा कुड बी मल्टी फैक्टर, मल्टी फैक्टर्स भी हो सकते हैं, टू फैक्टर्स Yes. हो सकते हैं, टू से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, then if our data is skewed, our data is not going toward, it is not making a normal curve, then we would apply non parametric test। फिर हम non parametric test apply करते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो हम इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, दे आर लाइक काई स्क्वायर, ये जो टेस्ट हैं ये काई स्क्वायर टाइप के हैं। तो हम इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि एक्सेल जो है वो इनको अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम Okay, वही sir. टेस्ट, उन्हीं टेस्ट की बात करते हैं जहाँ जो एक्सेल पे हो सकते हैं, अदरवाइज आपको SPSS और बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उन पे जाना पड़ेगा। सो वी आर नॉट नीडिंग दिस हमें, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा डाटा नॉर्मल कर्व नहीं बनाता या फिर बहुत लार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा डाटा जो है वो उसके ऊपर हमें टी टेस्ट और एनोवा अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, इट वुड गिव अस रॉन्ग रिजल्ट, ये हमें बता देगा सिग्निफिकेंस, लेकिन वो गलत होगी क्योंकि हमारा डाटा नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो या तो हम डाटा को Okay, sir. नॉर्मलाइज करें, डाटा नॉर्मलाइज करने का तरीका ये होता है कि हम उसके अंदर जो है वो हम लॉग ले लेते हैं, उसके कोई जो है वो कॉस थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा, किसी तरह से भी डाटा के अंदर जो वेरिएशन है वो कम हो जाती हैं। अगर हम लॉग लेंगे वेरिएशन कम हो जाती है। सो देन वी अप्लाई टी टेस्ट, लेकिन ये जो है ये तभी अप्लाई करना है जब आपका डाटा नॉर्मल हो या आपने नॉर्मलाइज किया है। अगर आपका डाटा स्क्यूड हो जाए, अभी नहीं, लेटर ऑन किसी वक्त, अगर आपको लगे कि आपका डाटा शॉर्ट है, जैसे हमने 5 6 10 वैल्यूज़ यूज़ की, और या फिर आप जब कर्व बनाते हैं, इसके अलावा नॉर्मेलिटी टेस्ट होते हैं वो आप अप्लाई करते हैं और आपका डाटा स्क्यूड आता है, इट इज़ नॉट नॉर्मल, देन वी डोंट हैव टू अप्लाई दीज टी टेस्ट एंड एनोवा, we have to apply these tests, they are reciprocal to these tests। So if we have two groups, then we would apply Wilson rank sum test, it is signed rank test, and non-parametric ANOVA if we have more than two groups। तो इसको फिर हम कभी लेटर ऑन देखेंगे। ठीक है, इफ आवर डाटा इज Okay, sir. डिस्क्रीट डाटा, अगर हमारा डाटा डिस्क्रीट है, वी हैव फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जांपल, देन व्हाट वुड वी डू, फॉर एग्जांपल हमारा डाटा, आप बहुत सारे लोगों का डाटा जो है वो फ्रीक्वेंसीज में भी होगा,
तो उसके लिए क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल इफ वी से द जेंडर इज रिलेटेड विद डिजीज, ठीक है, हमारा Yes. हिपोथेसिस ये है कि जेंडर जो है वो डिजीज के साथ मेल को ज़्यादा है या फीमेल को ज़्यादा है डिजीज। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक मीन्स, मीन वैल्यू, हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं इस डाटा में से। Yes. कैसे, फॉर एग्जांपल वी हैव ओनली टू, हम इनको हाइड कर देते हैं ताकि आपका इशू ना बने। सो वी हैव दीज टू वेरिएबल्स, डिजीज एंड जेंडर। तो अब इसका 1 मिनट होल्ड कीजिएगा बेटे। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपका डाटा इस तरह से कैटेगोरिकल है, इट इज़ डिस्क्रीट, फीमेल मेल, दे कुड नॉट बी 1.5 2.5, डिजीज कुड नॉट बी 1.5 1.3, ऐसे नहीं हो सकता, दे कुड बी आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मीन ले सकते हैं मेल और फीमेल का। सर कोडिंग करके ले एक सकते हैं। चलें कोडिंग कर लेते हैं। हम फीमेल को कहते हैं 1, मेल को 2, Yes. 1 2 1 2 1 एंड 1। ठीक है, डिजीज को भी कर सकते हैं। यस सर। नो को हम कहते हैं, नो को फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 0 और इसको हम 1 कर देते हैं। यस को इसको 0 कर देते हैं, 1 1 सर 0 कोड कर 0 सकते हैं। सर 0 का लॉग कर लेना सकते हैं। पड़ेगा ना, या ऐसे ही? चलें आपको अच्छा मसला हल कर देते हैं, इसको 2 कर देते ओके हैं। सर। ठीक है, अब हम इसका मीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर जेंडर एंड डिजीज। ठीक है, तो जेंडर और डिजीज है, हमने इसका मीन ले लें, एवरेज। तो एवरेज आ गया ये 1.375 और दूसरे का भी 1.375, कितना, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल फीमेल था, सॉरी इट वाज डिजीज। तो अब जो है वो, अब इसका क्या मतलब है, 1.375 आ गया है, इसका क्या मतलब है, डिजीज 1.5 का क्या मतलब है। डिजीज फॉर एग्जांपल हमने कहा कि डिजीज अगर 2 होगा तो डिजीज जो है वो यस है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि 1 होगा तो ये नो है। ठीक है, और इसी तरह से जेंडर हम कहते हैं कि 1 होगा तो ये फीमेल है,
अगर ये 2 होगा तो मेल है, मेल। लेकिन अगर ये 1.375 होगा तो फिर क्या है? इसी तरह से डिजीज अगर 1.5 है तो फिर क्या है? सर नॉट क्लियर। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे डाटा आपका डिस्क्रीट है वहाँ पे आप मीन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। मीन आपको कुछ भी नहीं बताता वहाँ पे, ओके सर। ठीक है। एज जो है वो कंटिन्यूस डाटा था। एज अगर 1.5 ईयर आती है तो ठीक है, उसकी मीनिंग है, सही हो गया। अगर ब्लड प्रेशर आता है पॉइंट्स में तो उसका भी मतलब हमें पता है। अगर कोई हार्मोन आता है, कोई हाइट आती है, वेट आता है, तो ये सारे क्योंकि पैरामीटर हैं, दे आर कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डाटा के अंदर हमारे पास मीन की कोई वैल्यू नहीं होती, मीन का कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट ओनली मीडियन एंड मोड। यहाँ पे हम मीडियन और मोड कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस डाटा के अंदर कौन सी वैल्यू 1 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इवन हम ये क्योंकि नॉमिनल डाटा है तो हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। अगर 1 ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ द डाटा इज़ 1, और अगर 2 होगी तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ डाटा इज़ 2। इसका मतलब 1 एंड 2 आर जस्ट कोड, दे आर नॉट मैग्नीट्यूड। एज के केस में तो मैग्नीट्यूड है ना नंबर, 11 is greater than 12, smaller than 12 and it is greater than 10 in case of age, because these number they are representing both things, it is representing code as well as the magnitude के एक साल का डिफरेंस है इनमें, ठीक है। तो जेंडर 1 और 2 के अंदर डिफरेंस तो है, लेकिन ये जस्ट नाम का डिफरेंस है, कोडिंग का डिफरेंस है, इसके साथ कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। मेल इज़ ग्रेटर दैन फीमेल और फीमेल इज़ ग्रेटर दैन मेल, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसी तरह डिजीज़ येस और नो में कोई इस तरह का इशू नहीं है, ठीक है। वेट नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम इनकी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू वुड कैलकुलेट हाउ मैनी मेल्स आर देयर and how many females are there, and then we would calculate how many people are diseased, yes or no। ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जब हमारा डाटा डिस्क्रीट होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू कंपेयर, इफ वी वांट टू सी इफेक्ट ऑफ gender on disease, then we have to sort data on the basis of either disease or gender। तो हम disease की बेसिस पे अगर डाटा को सॉर्ट कर लें तो हमारे पास इस तरह की कोई पिक्चर बनेगी। जेंडर इज इन कॉलम जी, सो इट इज हैविंग हेडर। तो हमने सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ हम डिजीज करना चाह रहे थे, सो वी disease। सो इट इज़ लाइक दिस। सो हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज़ आ गई हैं, हमारे पास डाटा आ गया है। नो वालों में जिनमें डिजीज़ नहीं है, ये हमारे पास 2x2 का टेबल बन जाएगा। हमारे पास एक तरफ डिजीज़ आ गई और डिजीज़ में हमारे पास ऑप्शन है यस एंड नो। और नो। तरफ हमारे पास जेंडर आ जाएगा, मेल एंड मेल फीमेल। ठीक है। तो यस वाले मेल कितने हैं जिनमें डिजीज़ है, वो कितने हैं हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें से 1 2 हमारे पास 2 मेल हैं जिनको डिजीज़ भी है, ठीक है। और हमारे पास एक मेल है जिसको मेंशन टू नहीं है, ठीक है। और नो हमारे में। फीमेल जिनको डिजीज़ है वो ओके सर। 1 2 और 3 है, 1 2 ठीक है। 3। ऐसे ही है ना। और जिनको डिजीज़ नहीं है वो जी फीमेल सर। कितनी है, दे आर 2। जी। तो ये हमारे पास 2x2 का टेबल बन 1 गया है, 2 हमारे पास 2। आ गई है, ठीक है। तो अब ये ठीक सर। फ्रीक्वेंसीज हम कहते हैं कि
क्योंकि फीमेल डिजीज़ वाली ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल जेंडर जो है इट इज़ प्रोन टू दिस डिजीज़। ये जो है ना ये इसको इसकी ससेप्टिबिलिटी है कि इसको ये डिजीज़ होगी। पॉपुलेशन में भी ऐसे ही होगा कि ये डिजीज़ फीमेल के अंदर ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हमारा डाटा हमें ये शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगेन दीज Okay, sir. फ्रीक्वेंसीज दे कुड बी बाय चांस, ये फ्रीक्वेंसीज बाय चांस आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये अगर हम 100 टाइम रिपीट करें तो हर एक ग्रुप में इसी तरह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आए। ठीक है, so if we repeat it 100 times and the frequencies would be same, then we would say, or we can say 95 times the frequency would be same, then we would say population has same frequencies, that this disease is more prevalent in females। ठीक है, और Female. अगर हम जो है वो इसको करें मीन अगर 100 टाइम रिपीट करें और 95 टाइम से कम टाइम इस तरह की फ्रीक्वेंसी आए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये फ्रीक्वेंसीज आई हैं दे आर बाय चांस। ठीक है, तो ये जो Okay. चांस है इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, वी वुड अप्लाई काई स्क्वायर। हम इसके लिए फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करने के लिए काई स्क्वायर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो काई स्क्वायर जो है वो जो खुशखबरी की बात है वो ये कि एक्सेल अप्लाई नहीं कर सकता काई स्क्वायर, सो वी नीड सर्टेन अदर तो फिर सर सॉफ्टवेयर और वी कैन कैलकुलेट आवर सेल्फ। हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, काई स्क्वायर करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, नहीं? जी सर, उसको फिर कभी पढ़ा था बीएससी में। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या कैसे होता है। तो डिस्क्रीट डाटा इफ इट इज हैविंग टू ग्रुप्स एंड इट इज नॉन पेयर्ड। नॉन पेयर्ड का मतलब अब क्लियर हुआ है आप लोगों को कि नहीं? पेयर्ड और नॉन पेयर्ड में क्या डिफरेंस है इन केस ऑफ स्टैटिस्टिक्स? इफ वी आर टेकिंग टू सेट ऑफ डाटा फ्रॉम सेम सैम्पलिंग यूनिट्स, उन्हीं इंडिविजुअल से अगर हम डाटा बार बार ले रहे हैं, देन the statistic that would be applied would be called as paired, क्योंकि पेयर्ड एक ही सैंपल सेट है हमारे सेम पास, सब्जेक्ट है ना। उन्हीं से हम डाटा ले रहे हैं। अगर डिफरेंट सब्जेक्ट से हम डाटा लेंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, तो उसको हम कहेंगे ऑब्वियसली अनपेयर्ड। would go to unpaired। तो अगर हमारा डाटा नॉन पेयर्ड है तो फिर हम इस पे काई स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। सो आवर हाइपोथेसिस इज दैट दीज प्रोपोर्शन दैट केम दे आर अनइक्वल। तो अगर ये काई स्क्वायर अप्लाई करेंगे, पी वैल्यू इज लेस देन 0.05, तो हम कहते हैं कि प्रोपोर्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली स्टैटिस्टिकली डिफरेंट है। इसका मतलब है ये इसी तरह से पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अगर ऐसे होता है जैसे हमारे डाटा के अंदर है कि वैल्यूज़ जो हैं, अगर किसी सेल के अंदर वैल्यूज़ जो हैं दे आर लेस देन 5, then we have to apply a variant of chi-square that is called as Fisher exact test। अगर हम chi-square भी अप्लाई कर लें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट सॉफ्टवेयर दे themselves suggest that apply Fisher exact test। वो खुद ही Fisher exact test अप्लाई कर देते हैं अगर एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ जो हैं वो 75% ऑफ सेल्स में 5 से कम हो। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ नॉट दी एक्चुअल वैल्यूज़। हमने अभी जो की हैं दे आर एक्चुअल वैल्यू दैट केम फ्रॉम आवर सैंपल, हमारे सैंपल से आई हैं, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी होती हैं। इसी तरह से अगर हमारा डाटा जो है वो पेयर्ड हो, देन वी वुड अप्लाई मैकनेमर टेस्ट। इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ दिस काई स्क्वायर, एंड इफ वी हैव मोर देन 2 ग्रुप्स, अगर हमारे पास ग्रुप्स ज़्यादा हो जाते हैं, अगेन वी वुड अप्लाई काई स्क्वायर टेस्ट। फिर भी हम काई स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल अगर हमारा डाटा कॉन्टीन्यूस था, यहाँ पे हम एनोवा कर रहे थे, लेकिन अगर ग्रेटर देन 2 ग्रुप्स है इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा, अगेन देयर वुड बी काई स्क्वायर टेस्ट। तो अगर हम चले जाते हैं, ये सारा इसमें गपशप लिखी हुई है, लेकिन इतनी डिटेल का ज़ाहिर है इतना आप लोग नहीं कर सकेंगे। ऑलरेडी आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो आप इसको थोड़ा बहुत यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ओके सर।
another chi-square thing can so here it is the chi-square. Chi-square is we have to calculate the expected values. Observed we have already, तो हमने expected values calculate करनी होती हैं. Then we divide these expected value, we take difference of observed minus expected and whole square, and then we divide it with the expected value, that would be chi-square. तो यहाँ पे कहीं, so what would we do if we have to do, we have to calculate expected values on this Excel. So we have to sum up rows and columns, हमें इनको sum up करना होता है. ठीक है, तो हम sum up करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये छोटी सी values हैं, वैसे ही sum up हो जाएंगे. So we have 5 and 3 and then is the grand total, it is 8. ठीक है, तो हमारे पास अब ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं जो हमने कहाँ से ली. मैं इनको ब्लू कर देता हूँ. ये हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं ये हमने ली अपने सैंपल में से. एंड देन वी हैव कॉलम टोटल एंड देन वी हैव रो टोटल. इसको हम कहेंगे इट इज़ रो टोटल, और ये हमारे पास कॉलम टू कॉलम टोटल है. ठीक है, ठीक है. सो देन वी हैव दिस ग्रैंड टोटल. ये हमारे पास जो है वो ग्रैंड टोटल है, इट इज़ 8. इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम हर एक जो वैल्यू है उसके लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस 2, हमने 2 के लिए कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द कॉलम टोटल विद द रो टोटल. हम कॉलम टोटल मल्टीप्लाइड बाय रो टोटल रो टोटल by, and this whole would be divided with ग्रैंड grand total. So this whole would be divided by grand total. ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है. फॉर एग्जांपल हमने 2 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगा, इट इज़ 3 into 5, 3 multiplied by 5. It is the row total of this column of this group and the column total, and then we have to divide it with 8. So there is a frequency that is for that is expected. ठीक है, इसी तरह से हमें जो है वो 3 के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो 5 और 5 को मल्टीप्लाई करके 8 से हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो देयर वुड बी 525 divided by 8, and then